नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीत और वक्त तो चला है डी कोड द कोर्ट्स का। डी कोड द कोर्ट्स में आज एक बार फिर से किसानों के उस महासंग्राम की जो लगातार छठे दिन भी जारी है। दिल्ली कूच किया हुआ है और ऐसा देखा जाए तो अब सरकार के साथ बातचीत भी हो रही है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में भी सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ समझाने बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो डिमांड अभी फिलहाल किसानों की ओर से रखी जा रही है, उनके प्रतिनिधियों की ओर से रखी जा रही है, उस पर क्या कुछ होगा ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, किसान संगठनों की एक ही मांग है आज कि एमएसपी यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर सरकार पुख्ता वादा करे और इसे एक कानूनी गारंटी मिल जाए। अब किसान संगठनों को आज डर है कि मंडी से बाहर आते ही एमएसपी पर असर पड़ेगा, धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगी। आज हम डी कोड द कोर्ट्स में अपने जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे उनसे हम कुछ कोड्स को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कुछ हमारे सवाल भी हैं जिन्हें आज समझने की कोशिश करेंगे, उनका आकलन करेंगे और एक मंथन करेंगे। आइए उन सवालों पर एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं जिन पर आज हम डीकोड द कोड्स करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, किसानों और सरकार में जो बातचीत होगी या फिर कहें जो बातचीत अभी फिलहाल पहले भी हुई है और आज भी जारी है, उस पर निष्कर्ष क्या होगा। एमएसपी को लेकर किसान संगठन का ये जो डर है, ये डर क्यों? सरकार का रुख भी साफ है, जो एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये एक देखा जाए तो बैकफुट पर भी वो आना नहीं चाहती है, ना किसान बैकफुट पर आना चाहते हैं। किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, विरोध लगातार जारी है। ऐसे में अब ये जो हल है वो निकलेगा कैसे, ये तमाम अहम सवाल हैं। कोई सुलह का रास्ता क्या वाकई निकलेगा, क्या निकल सकता है? डर किस बात का है और अब तक क्या स्थिति रही है? क्या गुंजाइश अब आगे नजर आती है? उम्मीद क्या की जा सकती है? क्या ये जो उनका एक प्रोटेस्ट है, ये जो उनका विरोध हम लगातार देख रहे हैं इतने महीनों से, ये कितना आगे तक और जाएगा? फिलहाल इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या निकल सकेगा रास्ता? आज इसी पर हम बात करेंगे। तो लगातार यहां पर देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कई महीनों से लंबे आंदोलन की तैयारी कर कर वो आए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने भी एक बार फिर से कह डाला है कि कृषि बिलों पर किसानों को बरगलाया जा रहा है। अब सवाल यह कि किसानों और सरकार के बीच कोई सुलह का रास्ता क्या वाकई है, और अगर है तो ये निकलेगा कैसे? तो इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता दें कि कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सुखदेव सिंह भोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे दूसरे गेस्ट प्रोफेसर विनोद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण और कृषि पर रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही डिकोड द कोर्ट्स में। शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहले सुखदेव जी मैं आपके पास आती हूं। हम देख रहे हैं कि आज देखिए, सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधियों की बात हो रही है, अभी फिलहाल बातचीत भी जारी है। कंक्लूजन क्या निकलेगा ये अभी पता नहीं है, क्योंकि सरकार अपना रुख भी जिस तरीके से वो लगातार हर दिन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एमएसपी से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, मंडियों से कोई छेड़छाड़ नहीं है, यानी कि अपने इस कानून को वो वापस नहीं लेने की बात दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी पर ही कानूनी गारंटी दें। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूं कि एमएसपी की जो डेफिनेशन है जिस पर आज इतना विवाद है, इसको लेकर किसान डरे क्यों हुए हैं? शॉर्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। देखो, एक बात ये है कि जो एमएसपी है ना, हाँ जी। इसमें मतलब अभी तक बहुत सारी धारणाएं हैं एमएसपी को तय करने की। हाँ जी। उसमें ये होता है कि जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है किसी भी क्रॉप का, जितना भी हमारी पूरा लागत आती है उस क्रॉप में, उसमें से कुछ प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी तय की जाती है। ये आम फार्मूला है। ठीक है। लेकिन एक फार्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक आया, उसने कहा कि 50% प्रॉफिट के नाल एमएसपी तय की जाए। ओके। लेकिन उसमें कौन कौन से जेडे इनपुट्स हैं वो किमें कैसे कैलकुलेट किया जाए, जे विवाद फिर बने ही रहा। लेकिन उस समय जब जे फार्मूला आया था तो कांग्रेस की सरकार ने, उस समय सेंटर में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने एक रमेश चंद कमेटी बनाई थी जी। और उस रमेश चंद कमेटी को ये मतलब रिपोर्ट देने को कहा गया था कि एमएसपी को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो रमेश चंद कमेटी ने C2 ते C3 का फार्मूला दिया। जी। वो फार्मूला ये था
कि जो कॉस्ट हम पाएंगे उसमें ये है कि जैसे किसान का जो खेत है उसके खेत का किराया भी पाया जाए और उसमें जितने भी इनपुट्स हैं वो इंक्लूड मतलब इंटरेस्ट उसमें शामिल किए जाएं और आज तक जो मतलब किसान की जो लेबर कैलकुलेट उसमें की जाती है वो मतलब स्किल्ड लेबर के तौर पे नहीं कैलकुलेट की जाती जबकि हमारी पहले दिन से ये मांग है कि मतलब जेड़ा कृषि का प्रोफेशन है ये अनस्किल्ड प्रोफेशन नहीं है और जब ये पूरी तरह मशीनीकरण हो चुका है इसको अनस्किल्ड प्रोफेशन आप कैसे कह दोगे अगर एक किसान हार्वेस्टर कंबाइन चलाता है एक किसान लेबर चलाता है एक किसान ट्रैक्टर चलाता है तो अनस्किल्ड कैसे होगी इस करके इसमें स्किल्ड लेबर इंक्लूड करो और दूसरा उसमें जो C3 फार्मूला आया था वो आया था इस रूप में कि C3 का मतलब है कि किसान अपने पूरे के पूरे खेत का मैनेजर भी है उस मैनेजमेंट भी करता है ठीक है 10% उसको भी इंक्लूड करके पूरा जेड़ा ये सारे कैलकुलेट करने के बाद उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के आप जेड़ा MSP तय करो जेडी के अभी तक सरकार नहीं कर रही सर यहाँ पे लेकिन हम एक चीज लगातार देख रहे हैं देखिए MSP को लेकर सारा विरोध है सुखदेव जी लेकिन यहाँ पर अब किसान कहते हैं कि हमें कानूनी गारंटी दो अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सरकार में चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो चाहे वो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद हो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल भी काशी से उन्होंने कह दिया कि MSP कहीं कुछ नहीं जा रहा है मंडियां कहीं कुछ नहीं जा रही हैं तो सरकार हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं ठीक है वो लगातार ये बात कर रहे हैं जब सरकार ये बात लगातार कर रही है फिर भी किसान क्यों अड़े हुए हैं कहीं ना कहीं कोई तो कोई दिक्कत है ना शायद वर्बली अभी तक ये बात हो रही है लिखित में नहीं है कानून में शायद इस वजह से हाँ इसमें जो मेन कारण है ना कि जो MSP दी जा रही है एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर है ये कोई लॉ नहीं है इसीलिए ये सिर्फ 6% फार्मर को ही मिल रही है अगर ये लॉ हुए तो टोटल हिंदुस्तान के फार्मर को मिले बिल्कुल सही अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने रूल निकाला है ये इसने पहले सरकार ने जो कांग्रेस की सरकार थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इनको जितना बीट चाहिए था जितना पैडी चाहिए था जितना गेहूं चाहिए था जितना चावल चाहिए था उसके लिए इन्होंने इस सेंटर को इसको सेंटर मान लिया पंजाब हरियाणा को और इसके जहां का जो मतलब गेहूं और चावल है ये पूरे का पूरा सरकार खरीदती है हर दाना दाना खरीदा जाता है लेकिन पूरे इंडिया में MSP 23 क्रॉप्स की है 23 क्रॉप्स पे MSP डिक्लेयर होती है लेकिन सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं करती जहां कहीं करती है ना तो कहीं 20% ले रही है कहीं 25% ले रही है ठीक है और जहां पंजाब और हरियाणा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां टोटल की टोटल जितना भी पैडी होएगी जितनी भी गेहूं होएगी वो सारी की सारी MSP पे खरीदी जाएगी इसलिए किसानों को ये है एक बात कि जब ये दूसरी बातों का कानून बना रहे हैं जैसे ये इन्होंने 3 कानून बना दिए अगर मतलब सरकार हमारी कहती है कि हम इसको तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको लीगलाइज करने में मतलब सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम है बिल्कुल ये असल में ये है कि प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये सरकार है जो धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट से अपना हाथ खींचना चाहती है ये शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट जो बीजेपी ने आते समय 2014 में बनाई थी उसमें ये है कि FCI प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी FCI मतलब एक बहुत खतरनाक चीज है इसलिए डिसॉल्व किया जाए ये प्रोक्योरमेंट से हाथ खींचने के लिए तो सारा कुछ किया जा रहा है इसलिए किसानों को ये है किसानों की जिद नहीं है किसानों को ये डर है और किसानों का ये डर पक्का भी है कि अगर इसको इन्होंने लीगलाइज ना किया तो सरकार अपने आप ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर कभी भी वापस ले लेगी हाँ बिल्कुल आगे जाकर प्रॉब्लम होगी और इस बात की पूरी संभावना है शायद इसी वजह से किसानों को डर है विनोद जी आपसे भी बड़े अहम सवाल होंगे लेकिन फिलहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ जल्दी से लौटेंगे बने रहिएगा हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम डिकोड द कोर्ट्स में और किसानों के महासंग्राम से जुड़े तमाम कोर्ट्स पर आज हम उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की इससे पहले हमने सुखदेव जी से कोशिश की कि MSP पर किसानों का ये डर क्यों है क्या वजह है विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी और
ये अब आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले सुखदेव जी ने बात जिस तरीके से रखी है अपनी कि एमएसपी पर अभी तक कानूनी गारंटी जो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन अब किसान जो डिमांड रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्ची भी है, क्योंकि अगर इसे लीगलाइज नहीं किया गया तो आगे जाकर इन्हें जरूर प्रॉब्लम होगी। सर, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि ये जो डिमांड रखी जा रही है एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए सरकार की ओर से, सरकार ये डिमांड क्यों नहीं मान रही है या क्यों मानना नहीं चाहती है? देखिए, मैं कई सालों से इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एग्रीकल्चर से है। हाँ जी। और मैं सभी किस्म की मंडी से भी माथापच्ची करके और फिर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसमें है और रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ साल में हम एक अमेरिकन ड्रीम है उसको इम्प्लीमेंट करें इंडिया में। और जैसे अमेरिका ने अपनी पॉपुलेशन को अर्बनाइज कर लिया, किसानों की पॉपुलेशन को कम किया। और उनको कम कैसे किया? किसानों को अच्छे भाव नहीं मिले, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और उनको धीरे धीरे मार्जिनाइज किया गया, तो धीरे धीरे अपने आप ही लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। तो वो अमेरिकन ड्रीम भारत में कॉपी करके लेके आए हैं हमारे यहाँ के कुछ अर्थशास्त्री जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में विदेशों से भी पढ़ के यहाँ पे आते हैं। और उनकी रिकमेंडेशन ये है कि जो ग्रामीण किसान हैं उनको एक सस्ती लेबर के तौर पे शहरों में लेके आया जाए और खेती के 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार एकड़ के तक बनाए जाएं जैसे विदेशों में होते हैं। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो कॉरपोरेट कंपनियां खेती करें और किसान मजदूर बन के शहरों में सस्ती मजदूरी करें। ठीक। लेकिन हमारे शहरों में भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो वो किसान गंदी बस्तियों में जाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे झुग्गी बस्तियां आज भी हमारे देश में इतनी बड़ी हैं। तो हाँ। ये अमेरिकन ड्रीम का शगुफा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये सब लोग मिल के उन देशों को बेचते हैं कई सालों से जो रिलेटिवली पुअर पॉपुलेशन जहाँ पे है और ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है। हम्म। तो उनका थ्योरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हमने खेती से बाहर निकाल के शहरों में शिफ्ट कर दिया तो हमारा देश डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये कॉपी अमेरिका में तो चल सकती है, अमेरिका में ये हो सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं होगा। नहीं होगा। इंडिया में इसलिए नहीं होगा कि ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है। अमेरिका अपने डॉलर के माध्यम से पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, वो वहां से पैसा लेके अपने फार्मर को सब्सिडी दे सकता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट एमएसपी पे जितना खरीद रही थी उससे भी हाथ खींचने के लिए इन बिलों को लेके आई है, हम्म। ताकि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जैसे सरकारी स्कूलों को खत्म किया गया, बीएसएनएल को खत्म किया गया और जी। भी कई सारी संस्थाओं को खत्म जी। किया गया, इसी जी। तरीके से एग्रीकल्चर में एमएसपी से हाथ खींच लिया जाए। फिर जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है, मैंने बाजरा बेचा, हाँ। 2150 रुपये सरकारी खरीद में बिक रहा है। हम्म। और जो अगर आपका सरकारी खरीद में नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसीजर हैं वो कोई किसान नहीं फॉलो कर पा रहा है, हम्म। तो आपको अगर प्राइवेट में बेचना पड़ रहा है तो वो 1300 और 1280 रुपये में बिक रहा है। तो 850 रुपये पर क्विंटल का फर्क आज भी अगर हम मंडी से एपीएमसी मंडी से बाहर बेचते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम्म। लेकिन अगर एपीएमसी मंडी एक्ट ही खत्म हो जाए हम्म। और मंडियां जो पैरेलल मंडियां बनाने की बात कर रहे हैं अगर वो बन गई तो फिर तो ये एमएसपी खत्म होना ही होना है। हम्म। ये किसानों की मांगे जायज हैं, हम्म। उनको लिखित में ये लेना ही चाहिए कि हम्म। हमें एमएसपी मिले आगे, क्योंकि उनकी ये आशंकाएं ही नहीं है, ये रियलिटी बनने वाली है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल जो एजेंडा चल रहा है इंडिया के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी थ्योरी बेच रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उसी दिशा में सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आम जनता है, जिस तरीके से एमआरपी के तमाम मानदंडों पर आज तक हम चलते आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट पर हम एमआरपी देखते हैं, तो फिर एमएसपी को लेकर इतनी आखिर माथापच्ची क्यों हो रही है? क्यों सरकार इनकी जो डिमांड है वो नहीं मान रही? अपने आप में बड़ा सवाल है। सुखदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चलिए हम मान लेते हैं कि एमएसपी को लेकर जो फिलहाल डिमांड रखी भी जा रही है किसानों द्वारा, उसे मान लिया जाता है सरकार द्वारा, उसे कानून के दायरे में ला दिया जाता है, उसे कानूनी संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर उसके बावजूद भी इसे इम्प्लीमेंट करना, इसे अमल में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा? ये सर मैं इस संदर्भ में कह रही हूं क्योंकि देखिए कोई भी फसल की जो गुणवत्ता होती है ना, वो कितनी सटीक बैठती है, हमें वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं, उसमें ये है कि एमएसपी जिस क्रॉप पे दी जाती है
उसकी एक गुणवत्ता भी तो तय होती है ना, और उस गुणवत्ता पे ही मिलती है वो एमएसपी। अगर अगर उसकी क्वालिटी उससे डाउन चली जाए तो उस पे पूरी एमएसपी नहीं मिलती, फिर वो मतलब नीचे जाके उसको मतलब बेचा खरीदा जाता है। ठीक है। लेकिन ये इसको जैसे पंजाब स्टेट है, हरियाणा की स्टेट है, जहां मतलब मंडीकरण सिस्टम दुनिया का सबसे बढ़िया किस्म, बेटर किस्म का मंडी सिस्टम है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम आएगी पूरे इंडिया में। तो सर ऐसे ये में जो प्रॉब्लम अगर फसलें आप इसको हम्म इम्प्लीमेंट करेंगे हम्म मतलब इंडिया के और स्टेटों में, वहां प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन ओके, जहां नहीं आएगी। यहाँ नहीं आएगी। हाँ। लेकिन सर जो फसल है, जो तमाम जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं इस कानून के तहत, जो अब जैसे अब तक चलता आ रहा है, सर अगर कोई फसल उस पर खरी नहीं उतरती है, उसका क्या होगा? उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर हम चावल की बात करें, जी। जी चावल में एक एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि इसमें मॉइस्चर इतना होना चाहिए, 18% मॉइस्चर होना चाहिए। हम्म उसमें अगर 20% मॉइस्चर है तो 2 दिन और सुखा लेंगे किसान, और मॉइस्चर 18% पे आ जाएगा, वो तो आ जाता है। हम्म कभी कभार जब मतलब ये तूफान वगैरह आते हैं ना, तो डिस्कलर की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें कुछ दाने बदरंग हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं, हम्म और वो ऊपर से ही डिस्कलर होते हैं, लेकिन चावल व्हाइट का व्हाइट ही रहता है, अंदर से चावल को कुछ नहीं होता, हम्म क्योंकि जो ऊपर उसका ऊपरला छिलका चलिए होता है वो वो इतना हम्म हार्ड होता है हम्म कि वो अंदर कुछ नहीं होने देता, बीज को कुछ नहीं होने देता। हम्म वो सिर्फ बहानेबाजी होती है। ऐसी बहानेबाजी तो किसान अपने थोड़ा मोटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जोर पे ही मतलब कर लेते हैं हम्म ऐसी सेटलमेंट, तो हम्म फिर वो खरीद लेते हैं। ठीक है। हमारे कभी भी पंजाब में ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम खरीदनी बेचने की नहीं आई अब तक। नहीं आई है। विनोद जी, मैं इस सवाल पर आपका जवाब भी जानना चाहूंगी, इसे आप डिकोड करें कि मान लें कि किसानों की डिमांड जो है वो सरकार मान लेती है, आपको लगता है कि जिस कानून के दायरे में इस एमएसपी को रखेंगे, कानूनी इसे शक्ल देंगे, तो फिर उसको अमल में लाना डिफिकल्ट रहेगा? क्योंकि देखिए सरकार तर्क तो दे रही है वर्बली, लेकिन वो सही कितनी हैं चीजें, उसे इम्प्लीमेंट लाना, इसे इम्प्लीमेंट करना कितना डिफिकल्ट होगा, कितना चैलेंजिंग होगा? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हरियाणा और पंजाब में तो एपीएमसी मंडियां काफ़ी अच्छी हैं, उनका नेटवर्क बहुत बढ़िया है और वहाँ पे इस खरीद में ज़्यादा दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। ओके। इसमें मामला केवल सरकार की नीयत का है। नियत का वैसे है। भी 6% फसलें ही खरीदी जा रही हैं और ये 6% से भी हाथ खींचने का सोच रहे हैं, तो ये हम्म किसानों के लिए बहुत बड़ा एक झटका रहेगा। एक आम जो बिहारी किसान है वो 4,000 से 4100 रुपया महीना कमा रहा है, और एक पंजाब या हरियाणा का किसान 14,000 15,000 रुपया महीना कमा रहा है, वो एपीएमसी मंडी एक्ट और ये 6% जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है जी। इसकी वजह से कमा रहा है। हम्म तो सरकार अगर इनसे हाथ खींचना चालू कर देगी, और जो हम्म आपने दूसरा जो सुखदेव सर बता रहे थे कि डिसकलर हो गया या उसमें कुछ दिक्कत आ गई, हाँ हाँ तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल आया है हाँ वो आपसे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होंगे, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो वो बहुत बड़े एरिया के किसानों को बोलेंगे कि आपकी फसल हमें पसंद नहीं आई, हम्म उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, उसमें कलर खराब हो गया है, उसका साइज ठीक नहीं है, उसका हम्म शेप ठीक नहीं है। और किसानों को हमने ये गुजरात में देख चुके हैं, किसानों को वो मना कर देंगे कि हम तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं खरीद रहे। तो हम्म जो उन्होंने 10 रुपया का उन्होंने अगर बोला है कि हम खरीदेंगे, तो वो 2 रुपए में किसान को बेचना पड़ेगा, जो आज भी सब्जियों के मामले में, फ्रूट्स के मामले में ये सब होता है। तो जी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये किसानों से जमीन छीन के, हम्म और इस तरीके का एक खराब किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसानों के हाथ में कुछ नहीं है, हम्म सारा कंपनी के हाथ में है। हम्म कंपनी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, हम्म कंपनी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है, वो आगे बढ़ा सकती है। कंपनी जब चाहे आपकी फसल लेने से मना कर सकती है। किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, ये तो अपने आप में एक खतरनाक मामला है, ये तो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हम्म और ये बिल पास करना, एक तो कोरोना के टाइम पे, उसके बाद में जब सारा देश बंद था, तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये बिल पास कर दिया। और ये बिल पास करना असंवैधानिक है, क्योंकि जो कृषि के मामले हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है।
सेंटर उस पे बिल बना ही नहीं सकती है इस तरीके से जो बनाए गए हैं। और ये बोल रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट बना वन देंगे, मार्केट। असल में ये वन नेशन टू मार्केट बना रहे हैं। एक मार्केट एपीएमसी की और दूसरा बाहर वाली। जो बाहर वाली है 1-2 साल 3 साल उनको अच्छे दाम दे देगी और उसके बाद एपीएमसी खत्म हो जाएगी 2-3 साल में। उसके बाद में किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और बाहर जो उनके रेट हैं वो हमेशा कम मिलते आए हैं। जैसे अभी भी मैं एग्जांपल दे रहा था कि बाहर बाजरा बिक रहा है 1350 1300, और जो मंडी का एपीएमसी एक्ट के अंडर जो बाजरा बिक रहा है वो 2150 रुपए बिक रहा है, मतलब 850 रुपए पर क्विंटल ज्यादा। अगर बिना एपीएमसी के अच्छे भाव मिलते तो यूपी और बिहार में क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिहार के किसानों का जो बाजरा है या मक्की है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के मुकाबले में आधे से कम रेट पे जा रहा है। जी। इसीलिए तो वो ट्रालियां भर के हरियाणा और यहाँ पे आ रहे हैं पंजाब में। और रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका एक ट्वीट था कि हम राजस्थान के किसानों का बाजरा हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पे सस्ते में बिक रहा है, 1250 1300 में बिक रहा है और हमारे यहाँ पे 2150 में बिक रहा है। तो असल में क्या है कि आप एक देश एक मंडी नहीं बना रहे हैं, आप दो मंडियां बना रहे हैं और दो मंडियों में भी कॉरपोरेट के हाथों में किसानों को बेचने का एक पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे किसान धीरे धीरे पलायन कर जाएं और वो शहरों में जाके सस्ते मजदूर बन जाएं। शहरों में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आगे की संभावना और एक दूरदर्शी सोच के साथ ही किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव जी, मुझे आपसे एक सवाल है। देखिए, क्योंकि आप इन कृषि कानूनों के अच्छे जानकार हैं, तो सर मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि जो फिलहाल अभी सरकार की ओर से ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कानूनी शक्ल दे दी गई है और जिस पर पंजाब हरियाणा के जो किसान है इतना विरोध जता रहे हैं, ये जो कानून है, इन कानूनों को लेकर विदेशों में किस तरीके की तस्वीर है? क्या ये दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां पर इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है? और अगर इम्प्लीमेंट किया गया है तो वहां पर इसका किस तरीके का रिजल्ट अब तक रहा है? देखो ना, इंडिया की अगर हम बात करें तो 2006 में एपीएमसी एक्ट इन्होंने सबसे पहले बिहार में खत्म किया, नीतीश सरकार ने। तो 2006 में जब बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ और सारा कुछ ओपन मार्केट में चला गया, तो बिहार का मॉडल हम देख सकते हैं ना कि बिहार का 2006 से 2020 तक बिहार का किसान कितना खुशहाल हुआ, इसकी एग्जांपल दे ना जी। जो आज कह रहे हैं कि जे किसानों की फेवर में है जी, अगर उनकी बात हम मान लें कि हमारी फेवर में है, तो 2006 में इन्होंने जो मतलब प्रैक्टिस करके देखी ना बिहार में, अब जब बताएं ना 2006 के बाद बिहार के किसानों की इनकम कितनी बढ़ी, बिहार में मतलब ज्यादा रेट कितने मिले निस्बत पंजाब हरियाणा में जहां एपीएमसी एक्ट लागू हुआ। और वो तो हम यही देख सकते हैं। इसलिए ये जो कानून ये लेकर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे कानून है जो ये पूरी की पूरी खेती को बाजारवाद के हवाले करना चाहते हैं। और अगर खेती बाजारवाद के हवाले हो गई तो पहले तो हम ये सोचते थे, पहले हम भी ये सोचते होते थे कि कैपिटलिज्म ऐसे करता है कि जैसे 1900 में सन 1900 में अमेरिका में मतलब 40% लोग थे वो खेती में थे। 1900 में 40%। आज अमेरिका में 1.9% मतलब जेडे है लोग वो एग्रीकल्चर में है यूएसए। और हम आजादी बेड़े हमारे 75% थे, लेकिन अब भी हम 55% खेती पे डायरेक्ट हैं। अब देखो ना, वहां मतलब अमेरिका तो पूरी दुनिया को लूट के लेकर जा रहा है, वो अपने फार्मर को भी उसमें से कुछ हिस्सा दे देता है। हम जो लूटे जाने वाले लोग हैं, हमारे को कौन देगा जी? असल में ये है कि ये जो कर रहे हैं, मतलब जैसे ये 3 कानूनों की जब बात करते हैं तो 2 कानून ही है ना असल में जो किसानों के मतलब सीधा खिलाफ जाते हैं, तीसरा तो पूरे समाज के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल। मेरी उम्र 62 साल की होगी मैडम, अब मेरे को 63 साल लग रहा है। अब पहली बार इस साल मैंने 50 रुपए किलो आलू देखा है बिकता पंजाब में। और ये आगे जो इन्होंने ये बनाया ना मतलब जरूरी सेवावां एक्ट 2020, जिसमें इन्होंने अनाज निकाल दिया, क्योंकि जिस तरीके का विरोध हम तिलहन निकाल दी, प्याज निकाल दिया, आलू निकाल दिया। बिल्कुल सर, इसका अब ये वो सारे स्टोर करेंगे जिसको हम पहले जमाखोर कह के लोग नफरत से देखते थे कि ये जमाखोर है, अब इन्होंने लीगलाइज कर दिया जमाखोरों को। तो और अगर किसान किसी बात को लीगलाइज कराना चाहते हैं ना, वो नहीं करना, ठीक है, और मतलब जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया।
इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों कानून है ना जो ये पूरे ये सिर्फ फार्मर के ही नहीं, ये पूरे समाज के, इवन नेचर के भी खिलाफ हैं बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रकृति के भी खिलाफ है, और ये मतलब फार्मर के भी खिलाफ है, और पूरे समाज के खिलाफ है। इसलिए इनको वापस किया जाना चाहिए। और मतलब खेती के हक का जो कानून है वो सिर्फ एमएसपी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं दूसरी चीजों पर भी ठीक है, जो बिल्कुल बिल्कुल की जा सही। सकती है, उम्मीद जिससे सर खेती यही को है, साफ उम्मीद किया जा सर सकता है, उम्मीद वो सर बनाए यही है। जाएंगे फार्मर से डिस्कशन करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद जैसे पूरे अभी फिलहाल ये जिस तरीके की आवाजें उठाई जा रही किसानों को एक अच्छी उम्मीद, तो वैसी उम्मीद हम लोगों को भी है। यहाँ पर क्योंकि अभी मुझे रैप अप का टाइम हो गया है, समय मेरे पास कम है। विनोद जी, बस जाते जाते मुझे आपसे 2 शब्दों में एक सवाल का जो है वो आंसर चाहिए। सरकार बात कर रही है लेकिन बैकफुट पर वो आने को तैयार नहीं है, इससे क्या संकेत जाता है? इससे संकेत सीधा है कि कॉरपोरेट का दबाव किसानों के दबाव से कहीं ज्यादा है उनके ऊपर। और जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के ओके। नाम पे वोट लेके पावर में आ जाते हैं, फिर कोर्ट में जाके एफिडेविट देते हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो कॉरपोरेट चाहता है वो सरकार आराम से कर रही है, और जो किसान चाहता है वो करने के लिए, अगर किसान प्रोटेस्ट करने के लिए भी जाता है तो उसके ऊपर आशुतोष के गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इस सर्दी के मौसम में पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं। और बिल्कुल जैसे सर। नक्सली सड़कें खोदते हैं, वैसे सरकार सड़कें खोद रही है। तो जी। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो नक्सलियों वाले काम कम से कम ना करे। अपनी स्टेट प्रॉपर्टी को स्टेट ही अगर नुकसान पहुंचाएगा तो फिर तो कैसे ये बात सही नहीं बनेगा। है, देश और हित में किसानों सही को नहीं। जो लीगल राइट है हम्म। उनको वो मिलने ही मिलने मिलने ही चाहिए, नहीं तो चाहिए। फिर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो बहुत ज्यादा बिगड़ बिगड़ जाएगा, सकता है, क्राइम बिल्कुल रेट सही कह बढ़ रहे हैं सकता सर। है, और इसके अलावा भी समाज में बहुत सारी कुरीतियों को बढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुखदेव जी, थैंक यू सो मच विनोद जी, हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम कोड्स को डीकोड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुल मिलाकर सरकार को भी एक शायद काम करने की यहाँ पर जरूरत है, और करना भी चाहिए। वो ये कि एमएसपी को उसी तरीके से कानूनी मान्यता दिलाएं जैसे एमआरपी को हासिल है, क्योंकि अगर देश में एक चिप्स का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक की बोतल एमआरपी पर बिक सकती है और उद्योगपतियों तक एक तय मुनाफा पहुंच सकता है, तो ये हक किसानों को भी मिलना ही चाहिए। किसानों की फसल की कीमत आखिर फिक्स क्यों नहीं, ये जो सवाल है, ये जो एक कोट है, इसे डिकोड करने की आज जरूरत है। जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने भी कहा कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, और यही एक डर है, उसी डर को लेकर ये किसान लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए डिकोड द कोर्ट्स में इतना ही। जो संधि के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।